सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग पाठ 5 के अंतर्गत टेलीविज़न पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का संकलन हमारे संपादक मंडल द्वारा किया गया है। कहने का तात्पर्य, इस पाठ का कोई कवि या लेखक नहीं है। जैसे अन्य पाठों में हम लोगों ने देखा, पाठ 1 के अंतर्गत जयपाल तरंग थे और भी बहुत सारे पाठ पढ़े हम लोगों ने, सभी के लेखक थे। ठीक है, तो इस पाठ के कोई लेखक नहीं है। जैसे मृणालिनी साराभाई या फिर श्रीमती शीलाधर या तेनालीराम। तो इस पाठ को संकलित किया गया है। जनसंचार माध्यम के एक स्रोत को वर्णित करता है। यह अध्याय हमें टेलीविज़न के विकास के प्रत्येक कदम से अवगत कराता है। तो जनसंचार क्या है? जनसंचार का पहले हम लोग अर्थ समझेंगे कि जनसंचार का क्या मतलब होता है। ठीक है, जनसंचार 2 शब्दों के मेल से बना है, जन और संचार। संचार का क्या मतलब होता है? संचार शब्द संस्कृत की चर धातु से निकला है। आप लोग संस्कृत पढ़ते हो, धातु के विषय में जानते हो कि धातु क्या है। तो इस शब्द का निर्माण चर धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है चलना, यानी गमन करना या संचरण करना। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, जिस शब्द से हम लोग वाकिफ हैं। प्रतिदिन इस शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार के साथ जन जुड़ने से जनसंचार शब्द बना, 2 शब्दों के मेल से बना है। अर्थात जब संचार की प्रक्रिया या संदेशों के आदान प्रदान की बड़े पैमाने पर होती है, तो वह जनसंचार है। जनसंचार यानी बहुत सारी बातें जब हम लोग आदान प्रदान करते हैं, केवल हम अपने मन की बात ही नहीं, बहुत सारी बातों को जानते हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे, टेलीविज़न के अंतर्गत देखेंगे और पता भी होगा सबको कि कोई एक बात नहीं रहती है, बहुत सारी बात रहते हैं। तो बहुत सारी बातों का आदान प्रदान होता है, तो इसे ही जनसंचार कहेंगे। तो जनसंचार माध्यम के एक स्रोत को वर्णित करता यह अध्याय हमें टेलीविज़न के विकास के प्रत्येक कदम से अवगत कराता है। अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित यह अध्याय वर्तमान वैज्ञानिक आविष्कारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो बच्चों, जो इस पाठ के अंतर्गत कठिन शब्द आए हैं, शब्दों को रेखांकित करेंगे। ठीक है, तो अभिव्यक्ति यानी अपने भावों या विचारों का जो अभिव्यक्ति करते हैं, दूसरों को बताते हैं या फिर दूसरों की बात को समझते हैं। तो अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित यह अध्याय हमें वर्तमान वैज्ञानिक आविष्कारों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले टेलीविज़न के महत्व के बारे में बताता है। महत्व, उद्देश्य, उसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है एवं कार्यों से अवगत कराता है। तो चलिए इस पाठ के अंतर्गत क्या कुछ है हम लोग देखते हैं। आज टेलीविज़न जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा ताकतवर माध्यम है। लोकप्रिय यानी सबसे विख्यात,
पॉपुलर जिसे कहते हैं। तो टेलीविज़न जनसंचार का सर्वाधिक, सबसे अधिक लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है। ज़्यादातर घरों में टेलीविज़न का लोग प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, चाहे वह समाचार देखते हों या फिर मूवी देखते हों या फिर सीरियल वगैरह देखते हों। शब्द और ध्वनियों के साथ जब दृश्य मिल जाते हैं तो इसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। शब्द और ध्वनि, इसके साथ ही दृश्य यानी कि चित्र के साथ हम लोग क्या देखते हैं, टेलीविज़न पर पात्र बोलते रहते हैं या फिर समाचार वाचक शब्द बोलते हैं, ध्वनि निकलती है और हमारे कानों तक जाती है, हम उसे सुनकर समझ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया सर्वप्रथम। ठीक है, इसमें को याद रखेंगे बच्चे। प्रसारण किया यानी कि कार्यक्रम दिखाया गया। 1936 तक BBC ने भी बहुत अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। आगे देखेंगे हम लोग। हाँ, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को को एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी बच्चों? 15 सितंबर 1959 को। और कैसे हुई थी भारत में टेलीविज़न की शुरुआत? यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, इसका मकसद टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसका एक ही उद्देश्य था कि टेलीविज़न के माध्यम से, टेलीविज़न के द्वारा शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना, यानी कि आगे बढ़ाना, प्रोत्साहन देना। इसके अंतर्गत दिल्ली के आसपास के गांवों में टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। ठीक है, यह हफ्ते में दो बार एक घंटे के लिए दिखाया जाता था सबसे पहले। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत के विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। ठीक है, रोज 1 घंटे के लिए दिखाया जाने लगा कार्यक्रम। मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गया। टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1976 से इसे अलग कर दिया गया और फिर क्या हुआ देखिए, 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था कि दूरदर्शन की क्या ताकत होती है, इससे क्या कुछ बदलाव आ सकता है, इसमें जो कुछ दिखाए जाएंगे उसको देखने के पश्चात जनमानस में क्या कुछ परिवर्तन आएगा। और देश भर में टेलीविज़न केंद्रों पर जाल बिछाना चाहती थी पूरे देश में। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर PC जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हैं और नए मूल्य नहीं बन रहे हों, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हैं।
दूरदर्शन से क्या होता है कि दूरदर्शन देखने के पश्चात लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आता है, निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। ठीक है। समिति के मुताबिक जनसंचार के माध्यम के तौर पर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। जनसंचार के माध्यम दूरदर्शन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ पर कुछ बिंदु दिया गया, उसको ध्यानपूर्वक बिंदु देखेंगे। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है दूरदर्शन को देखने के पश्चात, क्या बदलाव आ सकता है समाज में। पहले तो सामाजिक परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन आएगा, राष्ट्रीय एकता की भावना स्थापित होगी, वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन मिलेगा, कृषि का विकास होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा। बहुत सारे फायदे होंगे दूरदर्शन को देखने के पश्चात, फायदे ही फायदे होंगे, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। हाँ, 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने टीवी के माध्यम से युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। टीवी के माध्यम से क्या हुआ कि हम लोग घर बैठे बैठे क्या होता है कि पूरी दुनिया में क्या कुछ घटनाएं घटित होती हैं वह टीवी में बैठे बैठे घर के कोने से ही देख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो 1991 में खाड़ी युद्ध जब हो रहा था तो दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के माध्यम से, टीवी के द्वारा युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था, अलग ही रोमांच था कि घर बैठे देश दुनिया में पूरे विश्व में क्या कुछ घटित हो रहा है वह हम लोग घर बैठे बैठे देख सकते हैं। बाद में यह भी कहा गया कि यह युद्ध अमेरिका ने लड़ा, उतना ही नहीं, उतना ही CNN केबल न्यूज नेटवर्क नामक टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। ठीक है, दूरदर्शन तो सरकार की थी, लेकिन बहुत सारे निजी चैनल भी आ गए और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, आप लोग देखते भी होंगे। विदेशी चैनलों को प्रसारण की भी अनुमति दी गई। विदेशी चैनल जो कुछ प्रसारित करता है उसे भी अनुमति दी गई कि भारत में वह प्रसारित कर सकता है। इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल लगाए जाने लगे। जल्दी ही स्टार टीवी, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी शुरू कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV व VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। ये बहुत जो भी टीवी चैनल्स हैं, चाहे वह विदेशी हो या फिर भारतीय हो, तो उन चैनलों का नाम हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, सूची बनाएंगे ताकि याद रहे। और जो भी संबंध दिए गए हैं महत्वपूर्ण संबंध ईस्वी का को भी हम लोग एक जगह लिख करके रखेंगे कि कब क्या हुआ था। तो इससे क्या होगा कि हमें पाठ को जानने में या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा कि यदि हम विदेशी चैनल देखेंगे तो हमारे देश की संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोगों ने इसकी बुराई की समीक्षा की, हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध भी किया बहुत लोगों ने। लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देसी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। हमारे देश में तो बहुत सारे चैनल्स हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, घटते नहीं हैं। अक्टूबर 1993 ईस्वी में GTV और स्टार टीवी, इसमें हम लोग याद रखेंगे, के बीच अनुबंध हुआ। ठीक है, उसके बाद समाचार क्षेत्र में भी
जी न्यूज, स्टार न्यूज नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक चैनल का नाम है कि स्वतंत्र चैनल के रूप में आ जाने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ आ गई। हम लोग देखते हैं समाचार चैनल में बहुत सारे चैनल्स देखते हैं और उन चैनल्स में जो ज़्यादा विश्वसनीय लगता है उसे ही हम देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं। हमें अनुभव होता है कि हाँ, यह चैनल सही समाचार बता रहा है। जहाँ पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक है। दूरदर्शन का क्या काम था? दूरदर्शन का उद्देश्य था कि चैनल पर जो भी कार्यक्रम दिखाया जाए उन कार्यक्रमों को देखकर सामाजिक विकास होगा, सामाजिक उन्नयन उत्थान होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन निजी चैनलों का यह उद्देश्य नहीं था, उसका एक ही उद्देश्य था व्यावसायिक लाभ। इसीलिए वे लोग क्या करते हैं, अपने चैनल पर बहुत सारे प्रचार प्रसार दिखाते हैं और सही समाचार नहीं दिखाते हैं। इससे जहां टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और पेशेवर हुआ, उनका पेशा बन गया। वही एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का हनन भी हुआ। कभी कभी क्या होता है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने के लिए समाचार जो सही समाचार होता है उसे हटकर लोग दिखाते हैं, ताकि इससे क्या हो जाता है कि पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का हनन होता है, नुकसान हो जाता है। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल हैं, प्रसारित हो रहे हैं और रोज़ नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। लगता है कि चैनल ही चैनल हैं। हाँ, तो इस पाठ को हम लोगों ने बच्चों भली भांति समझ लिया, ठीक है। इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं उन शब्दों की हम लोग सूची बनाएंगे और पाठ के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि कठिन है, जिसकी वर्तनी कठिन है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और पाठ के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं उसके शब्दार्थ भी याद करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है शब्दार्थ, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक